सीए कविता और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया सेक्शन 194C जिसमें हम लोग देखेंगे कि टीडीएस ऑन पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से आपको डिडक्ट करना है, क्या रेट्स हैं इसके, क्या रूल्स हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, स्पेसिफाइड पर्संस कौन से हैं, कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसके साथ साथ नोट्स भी इस वीडियो से रिलेटेड प्रोवाइड करने वाली हूं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। सबसे पहले तो सेक्शन 194C के लिए आप लोग देखेंगे कि बेसिक रूल्स क्या हैं। देखिए, जब आप कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन पेमेंट करता है किसको, रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को, किसको पेमेंट करता है, रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को, किसके लिए, फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क। आप किसी भी वर्क से रिलेटेड अगर किसी रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिए, पर्सन का रेजिडेंट होना जरूरी है। क्लियर? तो अगर आप कोई भी वर्क करवाते हैं किसी रेजिडेंट पर्सन से तो उसके लिए आपको टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194C। देन अगर आपने सप्लाई की लेबर की फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, किसी भी वर्क से रिलेटेड अगर आप लेबर की सप्लाई कर रहे हो बट वहां पे कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अगर आपने लेबर की सप्लाई की तो आपको 194C में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग रहेगी या तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, यानी जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट कर रहे हो या फिर जब आप पेमेंट कर रहे हो, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उस टाइम पे आपको पेमेंट जो है वो डिडक्ट करनी है। जैसे XYZ ने क्या किया, XYZ लिमिटेड ने बिल रिसीव किया 31 मार्च को और बुक्स 18 अकाउंट्स नोट पेड, उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो इसको ले लिया, उसने जो बिल रिसीव किया 31 मार्च को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको कंसीडर कर लिया, लेकिन पैसे अभी पे नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट तो हो गई ना वो पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर वो पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट हो गई तो भी आपको उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है, तो यानी इस सिचुएशन में आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? नाउ आगे हम बात करेंगे रेट्स की। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ की हम लोग बात करें, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में रेट रहेगा 1%, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ की हम लोग बात करेंगे तो रेट रहेगा 2%। अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ में क्या आ जाएगा, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, ट्रस्ट, इनके केस में 2% टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा। क्लियर? कोई भी सरचार्ज या सेस आपने नहीं इसके अंदर कंसीडर करना, फ्लैट रेट रहेंगे 1% और 2% के। जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने 1 लाख पे किया, किसको पे किया, मिस्टर ए को, हु वॉज एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल पर्सन को पे किए 1 लाख रुपए, टीडीएस कितना होगा, 1% के रेट से 1000। बट यहीं पे अगर एबीसी लिमिटेड कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड को पे करती तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होता 2000 रुपीज, यानी 1 लाख का 2%। राइट? समझ में आ गया आप सभी को? तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है इंडिविजुअल एचयूएफ का ऑलवेज 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ का 2%। क्लियर? नाउ थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में बात करेंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट कर रहे हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट कर रहे हो सिंगल पेमेंट, अगर सिंगल पेमेंट आपकी 30,000 कम है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, और एग्रीगेटली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर 1 लाख या उससे कम है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 40,000 की पेमेंट दी किसी पर्सन को तो टीडीएस डिडक्ट होगा क्योंकि 30,000 से ज्यादा है। ठीक है? प्रॉपर 30,000 की पेमेंट दी, प्रॉपर 30,000 की पेमेंट किसी पर्सन को दी, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, 30,000 या उससे कम पे नो टीडीएस। ठीक है? 30,000 या उससे कम पे नो टीडीएस। अगर आपने 30,000 1 रुपया दिया, टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है? क्योंकि सिंगल पेमेंट 30,000 से ज्यादा है। अब एक पर्सन है जिसको 21,000, 21,000, 21,000 करके 4 पेमेंट्स गई, टोटल पेमेंट कितने की बनी, 84,000 की, टीडीएस डिडक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि हर एक पेमेंट क्या है, यहाँ पे हर एक पेमेंट 30,000 से कम है, हर एक पेमेंट क्या है, 30,000 से कम है। क्लियर? और एग्रीगेटली इन सबका टोटल कितना आ रहा है, 84,000, टोटल भी कितना आ रहा है, 84,000, तो एग्रीगेटली 1 लाख से कम है। अब अगर यहीं पे मैं, यहां तक तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन यहीं पे अगर मैं 1 पेमेंट 20,000 की एक्स्ट्रा कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 1,05,000।
विच इज ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज। अब ये 1 लाख से ज्यादा है, अब ये क्या है, 1 लाख से ज्यादा है। तो इन पांचों पे मिलाकर के क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? जी हाँ, इसके ऊपर टीडीएस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट कितनी हो गई, 1,05,000 हो गई, विच इज ग्रेटर देन ₹1 लाख एग्रीगेटली। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि मैम यहाँ पे ये 21 ये तो पहले गए थे, तो मुझे टीडीएस किस पे डिडक्ट करना है? क्या इस 21,000 पे मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है या इस एग्रीगेट अमाउंट पे मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस एग्रीगेट अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट होगा, यानी 1,05,000 के ऊपर आपको 1,05,000 पे ही यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना है। क्लियर एवरीवन? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर कोई भी पर्सनल पेमेंट आप लोगों ने की है, तो वो जो पर्सनल पेमेंट है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा। देखिए, कोई भी एक पर्सन है, उसने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया किसके लिए? अपना होम रिनोवेशन के लिए। उसने होम रिनोवेशन के लिए 10 लाख रुपए पे किए, लेकिन ये होम रिनोवेशन क्या है, उसका पर्सनल काम है, पर्सनल पर्पसेस के लिए उसने पे किया, तो इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बट यहीं पे अगर मिस्टर राज ने हायर किया होता कॉन्ट्रैक्टर ऑफिस रिनोवेशन के लिए और उन्होंने उसके लिए 10 लाख रुपए पे किए होते, तो यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा, यानी कि पर्सनल पेमेंट्स के लिए आपको टीडीएस 194C में डिडक्ट नहीं करना। बट अगर आपकी बिजनेस से रिलेटेड पेमेंट है तो आपको टीडीएस एप्लीकेबल होगा, आपने टीडीएस डिडक्ट करना है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ वर्क की बात करेंगे। एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे वर्क के अंदर देखिए क्या डेफिनेशन है, वर्क इंक्लूड, वर्क में क्या क्या इंक्लूड होता है, यानी सिर्फ इन्हीं चीजों को वर्क नहीं बोला जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझिए, डेफिनेशन किससे शुरू होती है? वर्क इंक्लूड्स, वर्क में क्या क्या इंक्लूड होता है, यानी इसमें अदर चीजें भी आएंगी, इसमें ये चीजें इंक्लूड है। क्लियर। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के ऊपर 194C में टीडीएस डिडक्ट होगा। ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोग्राम प्रोडक्शन, इसके ऊपर 194C में टीडीएस डिडक्ट होगा। कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड एक्सेप्ट रेलवेज, अगर कैरेज हो रहा है गुड्स का या पैसेंजर का बाय एनी मोड, किसी भी मोड से आप लोग गुड्स लेकर के जाएं, पैसेंजर लेकर के जाएं, बट यहाँ पे रेलवेज इंक्लूड नहीं है। रेलवेज के अलावा आप किसी भी तरीके से गुड्स या पैसेंजर, सर्विसेज नहीं, गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करेंगे, 194C में टीडीएस डिडक्ट होगा। कैटरिंग के केस में डिडक्ट होगा। मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग प्रोडक्ट एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन। क्लियर। देखिए, अगर कस्टमर ने अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपसे कोई भी प्रोडक्ट बनवाई, यानी कस्टमर ने स्पेसिफिकली बताया कि मुझे इस तरीके की गुड्स चाहिए, आप इस तरीके की गुड्स मुझे बना करके दो, तो यहाँ पे इस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा। यूजिंग द मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम द कस्टमर और एसोसिएट्स, यानी कि कोई भी एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल ए ने क्या किया, बी को कुछ एक टी शर्ट सप्लाई की, इसको 1000 टी शर्ट सप्लाई की और ये बोला कि इस टी शर्ट के ऊपर इस तरीके की आप प्रिंटिंग करना और मुझे वापस से ये भेज दीजिएगा। एक तरीके से जॉब वर्क हो गया। तो बी ने इसकी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को, इसने पहले तो गुड्स भेजी, ए ने पहले गुड्स भेजी, बी ने इसकी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट बनाई और ए को वापस भिजवा दी, तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194C। क्लियर। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग क्या करते थे, यहाँ पे देखिए एसोसिएट की भी बात हो रही है। एसोसिएट मतलब कुछ लोग पहले क्या करते थे कि जो गुड्स बना करके भेजी, जैसे ए ने स्पेसिफिक गुड्स बनवानी थी बी से, तो ए ने सी को बोला, ए ने बोला सी को, जो उसका एक फ्रेंड है या इसकी कोई सिस्टर कंसर्न है, उसने सी को बोला कि आप 100 टी शर्ट्स किसको दे दो, बी को दे दो। आप 100 टी शर्ट किसको दे दो, बी को दे दो। सी इज अ सिस्टर कंसर्न, राइट। तो बी ने क्या किया, बी ने ये टी शर्ट्स बनाई और टी शर्ट सप्लाई किसको कर दी, ए को। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ए ने डायरेक्टली इसको नहीं दी, ए ने डायरेक्टली बी को नहीं दी। ए ने किसको बोला, ए ने सी को बोला कि आप एक काम करो, टी शर्ट्स बी को सप्लाई कर दो, और बी क्या करेगा, बी उसकी प्रिंटिंग के बाद वो मुझे सप्लाई कर देगा। तो एक तरीके से इन्होंने डबल माइंडेड गेम खेली ताकि 194C में टीडीएस डिडक्ट ना हो और गवर्नमेंट को इस ट्रांजैक्शंस का
पता ही ना चले। इसे हम क्या बोलते हैं कि एसोसिएट पार्टी से आपने मटेरियल परचेज करवा के सामने वाली पार्टी को दे दिया। तो अब यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग हो, सप्लाई हो प्रोडक्ट एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन यूजिंग मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम कस्टमर, चाहे वो कस्टमर से खरीदा हो चाहे वो एसोसिएट से खरीदा हो। क्लियर? आपको 194C में टीडीएस को डिडक्ट करना ही पड़ेगा। अब ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल मैंने यहां पे दिया है, क्या कह रहे हैं, इफ अ कस्टमर यूजेस ओन मटेरियल नॉट फ्रॉम द कस्टमर नॉट फ्रॉम द एसोसिएट इट विल बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। यानी यहीं पे अगर प्रोडक्ट बी की होती, यहाँ पे इसने सी से प्रोडक्ट नहीं ली थी, ए से प्रोडक्ट नहीं ली थी, बी ने खुद की प्रोडक्ट ली, खुद की प्रोडक्ट से प्रोडक्ट बनाया और ए को बेचा, इट विल बी कंसीडर्ड एज सेल। इसको हम सेल मानेंगे तो इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बट यहीं पे अगर ये ए से लेता या इसकी एसोसिएट पार्टी से लेता तो 194C में क्या आता, टीडीएस आता। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज की। प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज में 194J के अंदर टीडीएस आएगा, 194C में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्टर यूजेज इट फॉर मेकिंग द गुड्स। अगर एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड ने मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया, हाँ हमने इसको स्टार्टिंग से थोड़ा पढ़ा नहीं, एक्स लिमिटेड ने मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया, कस्टमर ने यूज किया इसको गुड्स बनाने के लिए, तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, 194C में टीडीएस अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे कस्टमर का उसने प्रोडक्ट लिया है देन उससे गुड्स बनाई। कॉन्ट्रैक्टर ने खुद का मटेरियल यूज किया है, खुद का मटेरियल यूज किया तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, इसको सेल मानेंगे, ये 194C में कवर नहीं होगा। गाइस नोट्स भी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दिए, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने नीचे दिया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और ये जो नोट्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने चैनल लेट ज्वाइन किया है तो आप एडमिन को रिक्वेस्ट भेजो नोट्स के लिए, मैं एडमिन जो है वो आपको सभी के सभी टीडीएस के नोट्स शेयर कर देंगे। नाउ नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, गुड्स कैरेज एग्जम्पशन। अगर गुड्स कैरेज का आपका काम है तो उसमें एग्जम्पशन आपको क्या मिलेगी, कॉन्ट्रैक्टर के पास अगर 10 से कम या 10 गुड्स कैरेजेस हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, बशर्ते आपको फर्निश करना पड़ेगा डिक्लेरेशन विद पैन। यानी आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जिसमें आपका पैन नंबर भी एग्जिस्ट करेगा। अगर आपने डिक्लेरेशन दे दिया तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ध्यान रखिएगा ये दोनों ही कंडीशंस पूरी करनी जरूरी है। या आपके पास कैरेजेस जो है वो 10 और 10 से कम होने चाहिए, साथ ही साथ प्लस में डिक्लेरेशन भी देनी जरूरी है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो टीडीएस डिडक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, ट्रांसपोर्टर के पास 8 ट्रक है और उसने डिक्लेरेशन दे दी, 10 से कम ट्रक है, डिक्लेरेशन भी दे दी, टीडीएस नहीं लगेगा। नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे 12 ट्रक है, टीडीएस एप्लीकेबल होगा। 6 ट्रक है बट पैन नहीं दिया, सामने वाली पार्टी ने पैन नहीं दिया तो टीडीएस आपको अप्लाई करना है, टीडीएस आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हो रही है, फॉर एग्जांपल देखिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एबीसी लिमिटेड जो है कॉन्ट्रैक्टर, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया 50 लाख रुपए में और गवर्नमेंट ने 194C में टीडीएस डिडक्ट कर लिया। क्लियर? गवर्नमेंट ने एबीसी लिमिटेड को दिया कितने का, 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट और गवर्नमेंट ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया 194C में। अब एबीसी ने क्या किया, एबीसी ने वही कॉन्ट्रैक्ट आगे मिस्टर पी को दे दिया, कितने में, 20 लाख में। उसका एक पार्ट जो है उसने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया मिस्टर पी को 20 लाख का। तो अब क्या एबीसी लिमिटेड पी का भी टीडीएस डिडक्ट करेगी? तो आंसर इज यस, वो भी पी का टीडीएस डिडक्ट करेगी एट द रेट ऑफ 1%। ध्यान से सुनिए, गवर्नमेंट ने दिया एबीसी लिमिटेड को और गवर्नमेंट ने यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट कर लिया, यहाँ टीडीएस डिडक्ट हो गया अंडर सेक्शन 194C में। क्लियर? अब इसने इसका सब पार्ट किसको, एक सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, कौन, मिस्टर पी को। तो क्या ये भी इसका टीडीएस डिडक्ट करेगा? यस, एट द रेट ऑफ 1% ये इसका टीडीएस डिडक्ट करेगा। कितने पे, 20 लाख रुपीस पे। क्लियर है एवरीवन? नाउ नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। आगे ये कह रहे हैं कि इनवॉइस वैल्यू और मटेरियल डिडक्शन दोनों चीजें अगर इंक्लूड हो, यानी सॉरी ओके यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी इनवॉइस है, इनवॉइस के अंदर मटेरियल की वैल्यू भी है और लेबर का पोर्शन भी है। अब
अब मटेरियल वैल्यू अगर अलग से दे रखी है तो टीडीएस किस पे डिडक्ट होगा? सिर्फ और सिर्फ लेबर पार्ट पे। अगर मटेरियल की वैल्यू अलग है, लेबर की वैल्यू अलग है, तो सिर्फ लेबर वाले पार्ट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, मटेरियल वाले पार्ट पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। बट अगर आपको वैल्यू सेपरेटली नहीं दी गई, आपको टोटल ग्रॉस इनवॉइस वैल्यू ही दी गई है, तब टीडीएस किस पे डिडक्ट करोगे? सीधा ग्रॉस इनवॉइस वैल्यू पे, क्योंकि मटेरियल और लेबर की अलग अलग वैल्यू आप लोगों के पास नहीं है, तो जो भी ग्रॉस इनवॉइस वैल्यू है उस पे आपको टीडीएस डिडक्ट कर देना है। जैसे टोटल इनवॉइस वैल्यू 10 लाख है, आपको पता लग रहा है मटेरियल 7 लाख का, लेबर 30 लाख की, तो यहाँ 30 लाख की लेबर पे ही आप लोग टीडीएस डिडक्ट करेंगे, सॉरी 3 लाख की लेबर पे ही आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे, 7 लाख पे नहीं करेंगे। अगर यहीं पे सेपरेटली ना दे करके सीधा 10 लाख की वैल्यू दी होती तो हम सीधा 10 लाख की वैल्यू पे टीडीएस डिडक्ट करते, क्योंकि लेबर और मटेरियल अलग अलग आप लोगों को नहीं दिया गया। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन। अब आप बोलोगे मैम स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन क्यों ले रहे हो? देखो, जब हमने स्टार्टिंग में ये सेक्शन पढ़ा था, यहां लिखा था एप्लीकेबल व्हेन अ स्पेसिफाइड पर्सन मेक्स पेमेंट। यहाँ पे पेमेंट कौन करेगा जी? स्पेसिफाइड पर्सन पेमेंट करेगा। स्पेसिफाइड पर्सन विल मेक पेमेंट टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इसका मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया। अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, इसके मीनिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। स्पेसिफाइड पर्सन मींस कौन होना चाहिए डिडक्टर? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। क्लियर? इनमें से कोई भी पर्सन होगा उसे हम स्पेसिफाइड पर्सन ट्रीट करेंगे। क्लियर एवरीवन? नाउ आगे हम बात करेंगे इंडिविजुअल और एचयूएफ की। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? इंडिविजुअल की और एचयूएफ की। इंडिविजुअल और एचयूएफ सिर्फ और सिर्फ तभी टीडीएस डिडक्ट करेंगे जब इनकी टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ध्यान से सुनिए, देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, ये सब लोग, ये तो स्पेसिफाइड पर्सन है जो मैंने ऊपर बताए। अब हम बात करें इंडिविजुअल और एचयूएफ की। इंडिविजुअल और एचयूएफ का हर केस में टीडीएस जो है इनको डिडक्ट नहीं करना, इन्होंने हर केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। मैं डिडक्टर की बात कर रही हूँ, डिडक्टी की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट डिडक्टर, जिसको डिडक्ट करना है। इंडिविजुअल और एचयूएफ हर एक केस में डिडक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ तभी डिडक्ट करेंगे जब इनकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की 1 करोड़ से ज्यादा है बिजनेस के केस में, 50 लाख से ज्यादा है प्रोफेशन के केस में, तभी ये लोग टीडीएस डिडक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर? नाउ मिस्टर शर्मा जो है एचयूएफ है, टर्नओवर जिसका फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर 1.2 करोड़ है। क्लियर? अब इसने एक कॉन्ट्रैक्टर को 2 लाख रुपए पे किए, टर्नओवर इज ग्रेटर देन 1 CR, 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन अगर यहीं पे किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ का टर्नओवर 80 लाख होता है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना था? 80 लाख रुपीज, तो क्या यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा? नहीं, यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है आपको। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है जी। अगर कोई भी डाउट्स है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जरूर जवाब दूंगी आप लोगों का। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट नंबर 10। देखिए, बहुत लेबर हम लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोगों का एक फर्ज जरूर है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। कंप्लीट हम लोग एक सीरीज देखेंगे यहाँ पे टीडीएस के हर एक सेक्शन की। क्रेडिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्रेडिट टू सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या है कि हमने क्या किया, एक सस्पेंस अकाउंट बना दिया। हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं किया, कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में कुछ भी खर्चा नहीं डाला, हमने जस्ट एक प्रोजेक्ट एक्सपेंस बना दिया। हमने क्या किया, 5 लाख जो पेएबल थे कॉन्ट्रैक्टर्स के, हमने उसका प्रोजेक्ट एक्सपेंस बना दिया यहाँ पे। तो आपने ये जो प्रोजेक्ट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि टीडीएस आपको डिडक्ट नहीं करना, स्टिल टीडीएस इसके ऊपर लायबल है, आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। नाउ कंपैरिजन विद सेक्शन 194J। देखिए, अगर आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, एडवर्टाइजमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, कैटरिंग है, लेबर है, मटेरियल प्लस लेबर का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, 194C में टीडीएस डिडक्ट करना है। बट अगर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज है, लाइक लॉयर, सीए, डॉक्टर, कंसल्टेंट, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, दिस ऑल आर अबाउट प्रोफेशनल सर्विसेज। तो प्रोफेशनल सर्विसेज के केस में 194J लगेगा, 194C नहीं लगेगा। 194C में रेट्स क्या है? 1% और
2%। क्लियर? 194J में आपके रेट्स अलग हैं 5%। नाउ कंपनी पेज 5 लाख टू इवेंट मैनेजर, इवेंट मैनेजर को पे किए, 194C में टीडीएस डिडक्ट करना है। 194J में आपको अगर किस जैसे फॉर एग्जांपल 2 लाख टू की नोट स्पीकर फॉर लेक्चर, किसी भी लेक्चर को पे करने के लिए की नोट जो स्पीकर था उसको पे किया तो 194J में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। नेक्स्ट, अगर आप ऑडिट कर रहे हैं 194C से रिलेटेड तो आपको एग्रीगेट लिमिट्स जरूर चेक करनी है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जरूर चेक करना है कि वो सेल है या वर्क है, ट्रांसपोर्टेशन की डिक्लेरेशन आप लोगों ने चेक कर लेनी है, एडवर्टाइजिंग मीडिया जो है वो आप लोगों ने चेक कर लेना है, और ग्रॉस वैल्यू जो है वो आपने कैसे देखनी है कि मटेरियल वैल्यू अलग है तो सिर्फ लेबर पे आप लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना है, अगर ग्रॉस वैल्यू इकट्ठी दी हुई है तो आपने टोटल ग्रोस वैल्यू के ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। क्लियर? नाउ मैंने यहाँ नोट्स के अंदर आपको देखिए एक प्रॉपर टेबल बना करके दी है ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए इन नोट्स को करने के लिए। ये आप लोग देख सकते हैं नोट्स। नाउ अगर नोट्स चाहिए तो मैं फिर से बता रही हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, वहां से आप लोग इन नोट्स को ले सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अदर कोई सेक्शन है जिसके अंदर आपको डाउट है जो आप मुझसे समझना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, मैं जरूर उस सेक्शन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।